रोलेक्स ये सिर्फ एक घड़ी का नाम नहीं है। ये एक स्टेटस सिंबल है, एक सपना है। लेकिन इसके साथ एक बहुत ही अजीब बात जुड़ी हुई है। सोचिए, कोई इंसान पैसे लेकर शोरूम में जाए और फिर भी उसे वो घड़ी ना मिले जो सामने डिस्प्ले पर रखी है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। जरा कल्पना कीजिए, कोई लाखों रुपए लेकर रोलेक्स के एक शानदार शोरूम में जाता है। सामने कांच में एक घड़ी चमक रही है जो उसे पसंद आ गई है। वो उसे खरीदना चाहता है, पैसे भी हैं, लेकिन उसे वो घड़ी नहीं मिलती। ये एक ऐसा अनुभव है जो दुनिया भर में बहुत से लोगों को हो चुका है। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? और पता है जवाब क्या मिलता है? यही, सॉरी सर, ये अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ एग्जीबिशन के लिए है। मतलब घड़ी आपके ठीक सामने है पर वो बिकने के लिए नहीं है। बस यहीं से सारा कंफ्यूजन और ये विरोधाभास शुरू होता है। तो चलिए अब इसकी वजह को समझना शुरू करते हैं। देखिए, ये कोई गलती या मजबूरी नहीं है। ये रोलेक्स की एक बहुत ही सोची समझी बिजनेस स्ट्रैटेजी है। एक ऐसी रणनीति जिसे कहते हैं कमी की रणनीति। रोलेक्स हर साल लगभग 10 लाख घड़ियां बनाता है। अब सुनने में तो ये नंबर बहुत बड़ा लगता है ना, 10 लाख घड़ियां। लेकिन असली कहानी तब समझ आती है जब हम इसकी मांग को देखते हैं। और खेल यहीं पे है। घड़ियां बनती हैं 10 लाख, लेकिन उन्हें खरीदने का सपना देखने वाले लोग हैं करोड़ों में। डिमांड और सप्लाई के बीच इतना बड़ा गैप है, और इसी गैप में इस पूरे रहस्य का जवाब छिपा है। इसी चीज को बिजनेस की दुनिया में कहते हैं मैन्युफैक्चर्ड स्कार्सिटी, मतलब जानबूझकर कमी पैदा करना। कंपनी चाहती तो और घड़ियां बना सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसका मकसद सिर्फ घड़ी बेचना नहीं है, बल्कि ब्रांड को एक्सक्लूसिव बनाए रखना है। इसे एक ऐसी चीज बनाना है जो पैसे होने पर भी आसानी से ना मिले, और यही चीज इसकी वैल्यू को आसमान पर पहुंचा देती है। अब जब कोई चीज इतनी मुश्किल से मिलती है तो उसका सीधा असर क्या होता है? एक दूसरे बाजार का जन्म होता है, जिसे हम ग्रे मार्केट या सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। और यहीं पर इन घड़ियों की असली कीमत तय होती है, जो शोरूम की कीमत से कहीं ज्यादा होती है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए रोलेक्स के सबमरीनर मॉडल की ऑफिशियल कीमत है लगभग 17 लाख रुपए। तो इसी घड़ी के लिए सेकेंडरी मार्केट में लोग 18, 19, यहां तक कि 20 लाख रुपए तक देने के लिए तैयार बैठे हैं। और कीमतों का यही फर्क एक बहुत बड़े और गैर कानूनी खेल को जन्म देता है, स्मगलिंग यानी तस्करी। अब हम इस पड़ताल के सबसे दिलचस्प हिस्से में आ गए हैं। चलिए समझते हैं कि ये पूरा गणित काम कैसे करता है। यहाँ कीमतों का अंतर देखिए। जो घड़ी इंडिया की सेकेंडरी मार्केट में 20 लाख की बिक सकती है, वहीं घड़ी दुबई जैसे बाजारों में लगभग 13 से 14 लाख रुपए में मिल जाती है। और बस तस्करों के लिए यहीं पर एक बड़ा मौका बन जाता है। तो ये खेल चलता कैसे है? तरीका बहुत सीधा है। तस्कर दुबई में घड़ी खरीदते हैं, एयरपोर्ट पर वैट रिफंड क्लेम कर लेते हैं, जिससे कीमत और कम हो जाती है। फिर भारत में कस्टम ड्यूटी बचाकर घड़ी को अंदर ले आते हैं और यहां उसे बहुत ऊंचे दाम पर बेच देते हैं। अब सवाल यह है कि इतने बड़े कैश ट्रांजैक्शंस होते कैसे हैं? यहीं पर एंट्री होती है हवाला जैसे गैर कानूनी तरीकों की। इन्हीं चैनलों के जरिए विदेशों में आसानी से पेमेंट कर दी जाती है। ये इस पूरे ऑपरेशन का एक बहुत ही अहम लेकिन छुपा हुआ हिस्सा है। तो आखिर में मुनाफा कितना? एक एक घड़ी की तस्करी पर 35% से भी ज्यादा का प्रॉफिट मार्जिन। ये मार्जिन इतना बड़ा है कि ये स्मगलिंग को एक बहुत ही फायदे का सौदा बना देता है। तो क्या रोलेक्स को इस सब के बारे में पता नहीं है? अरे बिल्कुल पता है। ब्रांड इस सेकेंडरी मार्केट और तस्करी की समस्या से अच्छी तरह वाकिफ है, और इसे रोकने के लिए वो अपने लेवल पर कुछ कदम भी उठा रहा है। आजकल रोलेक्स डीलर्स बहुत ज्यादा सतर्क हो गए हैं। वो घड़ी बेचने से पहले कस्टमर की पूरी प्रोफाइल चेक करते हैं। कोशिश करते हैं कि घड़ी अपने पुराने और भरोसेमंद ग्राहकों को ही बेचें। और सबसे जरूरी बात, घड़ी देते वक्त उसके सारे प्रोटेक्टिव स्टिकर और प्लास्टिक हटा देते हैं, ताकि यह पक्का हो सके कि घड़ी निजी इस्तेमाल के लिए ही खरीदी जा रही है, दोबारा बेचने के लिए नहीं। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये जो पूरा मामला है, ये सिर्फ भारत का नहीं है। ये एक ग्लोबल पहेली है जिसके तार पूरी दुनिया में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई दुबई में हो या दिल्ली में, लंदन में हो या टोक्यो में, कहानी हर जगह एक ही है। रोलेक्स की घड़ियां आसानी से कहीं भी उपलब्ध नहीं हैं। ये कमी ग्लोबल है और जानबूझकर बनाई गई है। तो पूरी बात घूम फिरकर एक ही जगह आ जाती है। ये सब रोलेक्स की उस एक कोर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। सप्लाई को कंट्रोल करो ताकि वैल्यू हमेशा कंट्रोल में रहे। और ये जो ग्रे मार्केट और स्मगलिंग है,
वो इसी स्ट्रैटेजी के साइड इफेक्ट्स हैं। एक ऐसी कीमत जो ब्रांड अपनी एक्सक्लूसिविटी को बनाए रखने के लिए चुका रहा है। तो अंत में एक सवाल फिर भी खड़ा रह जाता है। इतनी सारी मुश्किलों और रणनीतियों के बीच एक आम इंसान जो सच में बस एक रोलेक्स घड़ी खरीद कर पहनना चाहता है, वो क्या करे, वो कैसे खरीदे? इसका जवाब शायद एक और भी गहरी कहानी में छिपा है।